जरा सोचिए, क्या हो अगर 21वीं सदी का सबसे ताकतवर हथियार कोई बम या मिसाइल हो ही ना, बल्कि एक बैंक हो। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे दुनिया में ताकत का खेल पूरी तरह बदल चुका है। एक ऐसा खेल जहां पैसों की ताकत और मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिलकर युद्ध के नए नियम लिख रहे हैं। ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि आज के दौर के हर लड़ाई के सेंटर में यही सवाल खड़ा है। असली ताकत आखिर है किसमें? विनाशकारी हथियारों में, या फिर दुनिया भर में बहने वाले पैसे की उन अदृश्य धाराओं को कंट्रोल करने में? इसे ऐसे समझते हैं, हार्ड पावर है 2003 में इराक पर हुआ हमला, एक सीधी मिलिट्री कार्रवाई। और सॉफ्ट पावर, वो है ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, एक खामोश लेकिन इतना शक्तिशाली दबाव कि किसी भी देश की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दे। एक सुपर पावर असल में इन दोनों का इस्तेमाल करती है, एक हाथ में तलवार और दूसरे में तिजोरी की चाबी। तो पहले बात करते हैं उस ताकत की जो दिखती नहीं है। सॉफ्ट पावर का मतलब है दुनिया की इकोनॉमी के उन अदृश्य नियमों को कंट्रोल करना, जो ये तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। ये सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि खेल के मैदान को ही इस तरह से अपनी तरफ झुका देना है कि जीत हमेशा आपकी हो। अमेरिका की आर्थिक शक्ति कई लेयर्स में काम करती है। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में अपने असर से वो देशों को जरूरी लोन से दूर कर सकता है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करके वो रूस जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी को दुनिया से अलग थलग कर सकता है। और हमारी रोज की जिंदगी में गूगल से लेकर एप्पल तक अमेरिकी टेक्नोलॉजी का दबदबा उसे कंट्रोल की एक और परत देता है। लेकिन जब पैसों का दबाव काम नहीं करता, तब अमेरिका के पास एक और औजार है, दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री शस्त्रागार। और यहीं पर मैदान में उतरती है गोलियत की तलवार। देखिए, किसी पर हमला करने से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि आपका दुश्मन आपको आते हुए देख ना पाए। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं रडार जैमिंग। इसका सीधा सा मकसद है दुश्मन के डिजिटल कान और आंखों को इतने इलेक्ट्रॉनिक शोर से भर देना कि वो पूरी तरह से अंधे और कंफ्यूज हो जाएं। और इस डिजिटल धोखे का मास्टर है EA-18G ग्रोलर। ये प्लेन दुश्मन के रेडार को सैकड़ों नकली टारगेट से भर सकता है, जिससे ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि असली खतरा है कहां। और अगर दुश्मन अपने रेडार को चालू रखने की हिम्मत भी करता है, तो ग्रोलर एक ऐसी मिसाइल लॉन्च करता है जो सीधे उस सिग्नल का पीछा करते हुए उसके सोर्स को ही खत्म कर देती है। अगर जैमिंग दुश्मन को अंधा करना है, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मानो गायब ही हो जाना है। खास तरह के एंगल्स और रडार सोखने वाले पेंट का इस्तेमाल करके स्टेल्थ विमान दुश्मन के रडार से ऐसे फिसल जाते हैं जैसे वो वहां है ही नहीं। ये आसमान में एक भूत की तरह है जो तब तक नजर नहीं आता जब तक बहुत देर ना हो जाए। ईरान के साथ हाल के तनाव में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं देखा गया, अपने 3 सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को एक साथ तैनात करना। हर एक की अपनी एक खासियत है जो मिलकर एक अजय तिकड़ी बनाती है। चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। पहले है B2 स्पिरिट द घोस्ट। ये रडार के लिए लगभग पूरी तरह से अदृश्य है और 14 टन विस्फोटक गिरा सकता है। इसकी सटीकता का अंदाजा ऐसे लगाइए मानो एक चलती हुई कार की छत से एक सिक्का गिराया जाए और वो सीधा नीचे रखे एक कप में जाकर गिरे। अगला है B1 लैंसर, रफ्तार का बादशाह। ये आवाज से भी तेज गति से दुश्मन के डिफेंस में घुस सकता है। आखिर में B52, इसे प्यार से द बफ यानी बिग अगली फैट फेलो भी कहा जाता है। इस बॉम्बर का काम सटीकता नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही है। ये कारपेट बॉम्बिंग करता है, मतलब एक पूरे इलाके को बमों से इस तरह ढक देना कि वहां कुछ भी खड़ा न रह पाए। तो एक तरफ है ये अमरीकी गोलियत, टेक्नोलॉजी से लैस, ताकतवर और भारी भरकम। ऐसे विशाल दुश्मन का सामना कोई कैसे करे? डेविड की तरह सोचकर, एक गुलेल उठाकर। और ईरान के लिए वो गुलेल है उसकी मच्छर ब्रिगेड। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब है दुश्मन के बनाए नियमों से नहीं खेलना। आप आमने सामने नहीं लड़ते, इसके बजाय आप उसकी कमजोरियों को ढूंढते हैं और ऐसे तरीकों से हमला करते हैं जिसकी उसने उम्मीद भी ना की हो। ये एक हैवीवेट बॉक्सर के खिलाफ एक तेज फुर्तीले फाइटर की तरह है। और ईरान का पसंदीदा एसिमेट्रिक हथियार है शाहिद ड्रोन। ये सिंपल है, सस्ता है, ये लूना मोटरसाइकिल जैसा इंजन इस्तेमाल करता है और ये बहुत घातक है। लेकिन असली कमाल इन्हें अकेले इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि झुंड में भेजने में है। सोचिए, एक अकेला महंगा डिफेंस सिस्टम सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स का सामना कैसे कर सकता है जो एक ही समय में सभी दिशाओं से। और यहीं पर इसका गणित वाकई में डरावना हो जाता है। एक अकेले शाहिद ड्रोन को बनाने की लागत है करीब 18 लाख रुपए,
लगभग एक नई कार की कीमत के बराबर। अब इसकी तुलना उस पेट्रियट मिसाइल की लागत से करें जिसे इस ड्रोन को गिराने के लिए बनाया गया है, $3 मिलियन। ये लड़ाई आर्थिक रूप से जीती ही नहीं जा सकती। आप दुश्मन का गोला बारूद खत्म होने से पहले ही उसे कंगाल कर सकते हैं। ये बटुए के जरिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। ईरान और यूक्रेन जैसे मैदान हमें रियल टाइम में सिखा रहे हैं कि युद्ध कैसे बदल रहा है। ये टेक्नोलॉजी की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, जिसमें हर एक चाल का एक जवाब पहले से तैयार होता है। एक बड़ी चुनौती है ड्रोन के कम्युनिकेशन को जैम करना, जिसे सॉफ्ट किल कहते हैं। ये ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच की अदृश्य रस्सी को काटने जैसा है, लेकिन इसका एक बड़ा ही सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन सामने आया है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। ये ड्रोन सचमुच 50 किलोमीटर तक लंबा तार अपने पीछे छोड़ते हैं, जिससे उनका सिग्नल जैम करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत के शेषनाग प्रोग्राम जैसे सिस्टम को देखिए, जहां ड्रोन अब सिर्फ रिमोट से चलने वाली कठपुतलियां नहीं हैं, वो एक जुड़ा हुआ दिमागी नेटवर्क है। वो आपस में बात करते हैं, रणनीति बनाते हैं और हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं। एक को मार गिराओ तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता है, ये पक्का करते हुए कि मिशन कभी फेल न हो। तो इस नए और उलझे हुए युद्ध के मैदान में भारत जैसा उभरता हुआ देश खुद को कहां पाता है? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। हार्ड पावर की भारी लागत और सॉफ्ट पावर की अपनी चुनौतियों के बीच का रास्ता तलाशना। जवाब है आत्मनिर्भरता में। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं से सीखने के बाद, जहां विदेशी निर्भरता ने कमजोरियां पैदा की, भारत अब अपनी खुद की क्षमताएं बना रहा है। तपस और रुस्तम जैसे स्वदेशी ड्रोन विकसित हो रहे हैं, शेषनाग जैसे एआई से लैस झुंड बन रहे हैं, और यहां तक कि अपने अंतरिक्ष के एसेट्स की रक्षा के लिए एंटी सैटेलाइट हथियारों में भी निवेश किया जा रहा है। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है, लेकिन एक नए मोड़ के साथ। जब लड़ाइयां ऑटोमेटेड झुंडों और ग्लोबल बाजारों पर अदृश्य प्रतिबंधों से लड़ी जाती हैं, तो आत्मनिर्भरता का सही मतलब क्या है? ये सिर्फ बम बनाने या बैंक बनाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में अपनी संप्रभुता को फिर से परिभाषित करने के बारे में है, जहां शक्ति के नियम हर रोज फिर से लिखे जा रहे हैं।